Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेल विच इज़ द फंडामेंटल यानी कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ की जो सबसे बेसिक यानी फंडामेंटल यूनिट होती है विच इज़ द सेल। आज हम इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आज से हम अपनी साइंस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अलॉन्ग विद देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले जानते हैं अबाउट सेल। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम या फिर कंपार्टमेंट। तो सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम या फिर कंपार्टमेंट और वहीं से ये नाम मिला है सेल को। तो कौन सी लैंग्वेज से आया? लैटिन लैंग्वेज से आया। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक इन्होंने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था अंडर हिज माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम बात करें सेल थ्योरी की तो ऑल ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स एंड ऑल द सेल्स केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये थी सेल थ्योरी और ये दी थी शील्डन और शॉन ने। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो सेल थ्योरी ये कहती है कि जितने भी नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पुराने ऑर्गेनिजम्स से आते हैं और जो पुराने ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जब डिवाइड करते हैं तो तब नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एंड अगर हम बात करें द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये थ्योरी किसने दी थी? तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से नए सेल्स बनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस। तो ये थ्योरी दी थी रुडोल्फ विर्चो ने, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें सेल की तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी और अगर हम बात करें स्टडी ऑफ टिश्यू की तो द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ये भी आपने ध्यान में रखना है, हिस्टोलॉजी। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच इज टिश्यू। तो अभी हमने जाना सेल के बारे में। सेल होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जहाँ से लाइफ जो जिंदगी होती है, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म होता है वो बनना स्टार्ट होता है। टिश्यू की बात करें तो मल्टीपल सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शन। लाइक एग्जांपल है इसका मसल सेल, मसल टिश्यू। तो देखिए जब सेल्स ग्रुप ऑफ सेल, सिंपल भाषा में कहें तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ टिश्यू और इसी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा जिसको प्लूरोनिमोनिया के नाम से भी जाना जाता है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज PPLO। बात करें अगर हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट सेल की, सबसे बड़ा सेल पाया जाता है ऑस्ट्रिच का जो एग है, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारा नर्व सेल। सो अदर देन दैट अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका अमीबा, बैक्टीरिया एटसेट्रा। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। एग्जाम्पल हो गया इसके ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं, ट्री एंड एटसेट्रा। तो ट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं, मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल प्रेजेंट होता है और वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल परफॉर्म करता है। ऑल द बेसिक एक्टिविटीज़ विच आर मैंडेटरी फॉर लिविंग। अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनल की तो सेल में प्रेजेंट कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लास्टिड। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। तो चलिए, तो फर्स्ट सेल ऑर्गेनल जो हमें डिस्कस करना है दैट इज सेल वॉल। सो सेल वॉल ये प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड एज सेल वॉल। तो प्लांट सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और रिजिड कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं और ये लाई करती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो पहले सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज से बनी होती है सेल वॉल, ये आपने ध्यान में रखना है। and cellulose is a complex substance and provides structural strength to the plants। अगर हम बात करें सेल वॉल की तो ये प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में एंड फंजाई में प्रेजेंट होती है।
प्लांट सेल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। और देखिए जो सेल वॉल होती है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और जो एनिमल सेल होता है उसमें ये एब्सेंट होती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और किससे कंपोज रहती है? सेलुलोज, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो हमें डिस्कस करना है इट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये आउटरमोस्ट कवरिंग होती है सेल की, यानी कोई भी सेल होता है तो उसकी आउटरमोस्ट कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये ऐसी सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर आने को अलाउ करती है। फॉर एग्जाम्पल फूड एंड वाटर जो नेसेसरी होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो ये फ्लेक्सिबल होती है जो इनेबल करती है सेल को टू इनगल्फ फूड एंड अदर material from its external environment and this process is known as endocytosis जो अमीबा में देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये अमीबा है और अमीबा ने यहाँ पे एक फूड देखा, तो फूड को देखते ही अमीबा अपना कुछ इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये अमीबा है तो अमीबा अपना कुछ इस तरीके से शेप चेंज करता है कि वो फूड को इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर, और इस प्रोसेस को ही हम एंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन की प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखी जाती है। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद ब खुद हो जाए, ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। एंड इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। और सेल वॉल इट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो हमें डिस्कस करना है वो है हमारे वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स होते हैं लार्ज स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स। तो सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को स्टोर करते हैं हमारे वैक्यूल्स। स्मॉल इन एनिमल सेल्स, तो एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं, और जो प्लांट सेल होते हैं उसमें से बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल को कवर करते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। जो वैक्यूल्स होते हैं वो उस सेल को टर्बिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। एंड सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। और कुछ ऐसे प्लांट सेल होते हैं जहाँ पे जो वैक्यूल होता है वो 50 से लेकर 90% कवर करता है सेल का। आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्जिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो टर्बिडिटी और रिजिडिटी या फिर रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को एक तरीके से, ताकि वो थोड़ा रिजिड रह सके, सख्त रह सके। मैनी सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड्स, शुगर, various organic acids and some proteins of importance are also present in these vacuoles। ये भी आपने ध्यान में रखना है। स्टोरेज सैक की तरह vacuoles काम करते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो हमें डिस्कस करना है इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड सबसे जो फेमस क्वेश्चन है इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। दीज फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। तो एटीपी को जनरेट करने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज करती हैं ये इनर मेम्ब्रेन जो डीपली फोल्डेड होती हैं। एटीपी की बात करें तो एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इससे ही हमें एनर्जी मिलती है। तो एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो चलिए अब हमने ऑर्गेनल्स डिस्कस करें, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु डिस्कवर्ड द सेल। तो हमने डिस्कस किया था, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। इनिशियली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था, ये आपने ध्यान में रखना है। द सेल हैज रिच एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री दैट हैज अल्टीमेटली गिवन वे टू मैनी टुडे साइंटिफिक एडवांसमेंट। अगर हम इसके अलावा बात करें रॉबर्ट ब्राउन की, तो रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। शीरलन एंड शॉन इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। एंड अगर हम बात करें ल्यूवेनहॉक की, तो ल्यूवेनहॉक इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। एंटोन वॉन हॉक इन्होंने फर्स्ट जो लिविंग सेल था उसको डिस्कवर किया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक इन्होंने काफ़ी फेमस बुक लिखी थी एक, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ये भी आपने ध्यान में रखना है।
Micrographia. तो Micrographia was the name of the book written by Robert Hooke. You have to keep this in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है which organelle in the cell other than nucleus contains DNA. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया. तो देखिए जो डीएनए होता है वो बेसिकली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा भी एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है. तो इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये आपने ध्यान में रखना है. और हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी विच इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की थी. अदर देन न्यूक्लियस द माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनल्स दैट कंटेन द डीएनए. इन कॉन्ट्रास्ट टू क्रोमोसोमल डीएनए द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन न्यूक्लिक मटेरियल कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. तो जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है उसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के नाम से जाना जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. तो इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स दोनों के पास अपना डीएनए होता है अदर देन न्यूक्लियस. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ये आपने ध्यान में रखना है, राइबोसोम्स. तो इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड लाइसोसोम्स आर नोन एज द सोसाइटल बैग ऑफ द सेल बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन. इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर हम बात करें राइबोसोम की तो दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द सेल, और ये आरएनए सिंथेसिस की साइट भी है. आरएनए ऑफ जो प्रोटीन होता है, आरएनए एंड प्रोटीन दोनों का सिंथेसिस राइबोसोम्स करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेलुलोज. तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, ये आपने ध्यान में रखना है. द सेल वॉल इन प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द मटेरियल कॉल्ड एज सेलुलोज. इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. तो सेलुलोज जो होता है ये ग्लूकोज का ही एक लीनियर पॉलीमर होता है विच प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. तो प्लांट को ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6. तो दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये आपने ध्यान में रखना है. और इसकी ही ग्लूकोज की ही एक चेन होती है, पॉलीमर चेन होती है ग्लूकोज की, जो इसका फार्मूला होता है C6H10O5. और इसकी पावर, इसके बाहर पे जो कोफिशिएंट लगेगा दैट विल बी N. सो N विल बी द कोफिशिएंट एंड दिस इज द फार्मूला फॉर द सेलुलोज विच इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन अर्थ विद द केमिकल फार्मूला C6H10O5 होल पावर N. सो हम कह सकते हैं जो इसका कोफिशिएंट होता है दैट इज N. एंड सेलुलोज ये बना होता है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से, और ये कायरल होता है नेचर में और टेस्टलेस होता है, और इसका कोई भी ऑर्डर यानी खुशबू नहीं होती है. तो ये कुछ हमने डिस्कस किया एक्स्ट्रा थिंग अबाउट सेलुलोज. सेल वॉल की बात करें तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की, और ये कंपोज होती है सेलुलोज से. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. तो बेसिकली अगर हम बात करें सेल्स की तो सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टाइप के टू सेल्स होते हैं. तो जो ट्रू न्यूक्लियस होता है जिनमें, वो होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल, और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है वो होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल, ये आपने ध्यान में रखना है. वैसे ही अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है हमारा बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक एंड डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट बैक्टीरिया एंड फंजाई. तो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंजाई में, और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है. अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस के बारे में,
तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनका मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि इनके पास कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं ये एडवांस सेल्स होते हैं, एक तरीके से हम इन्हें कह सकते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ज़्यादातर ये यूनिसेलुलर होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड ह्यूमंस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोट्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नर्व सेल। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज अ नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्गन्स। तो न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी जिस तरीके से काम करती है, हमारे जो सेंसेशंस ऑन द स्पॉट जो हमें फील होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द सेल ऑर्गेनल नोन एज न्यूरॉन्स। ये आपने ध्यान में रखना है। एक तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे कंप्लीट बॉडी सिस्टम को। न्यूरॉन्स की जो लेंथ होती है वो 1 से लेकर 1.5 मीटर की होती है, एंड दे कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स, सोमा एंड एक्सॉन। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, ये सबसे छोटा सेल है। सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रिच का एग, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। अब जान लेते हैं न्यूक्लियोइड होता क्या है। सो द न्यूक्लियोइड रीजन इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसका जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसमें जो जेली लाइक कॉन्टेंट प्रेजेंट होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स डीएनए। तो हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यह स्कैटर्ड होता है। कंटेन यहाँ पे जो डीएनए होता है, जो इसका न्यूक्लियस वाला जो पार्ट होता है, न्यूक्लिक जो इसका बेसिकली पार्ट होता है वो स्कैटर्ड होता है। इट कंटेन्स डीएनए, समटाइम्स सेवरल कॉपीज ऑफ इट अलॉन्ग विथ प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स एंड आरएनए, और ये साइटोप्लाज्म में ही बिखरा होता है, जिसको न्यूक्लियोइड रीजन कहा जाता है। सो न्यूक्लियोइड ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है कंटेनिंग ओनली द न्यूक्लिक एसिड्स, और कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइजोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज से ही जो लाइजोसोम्स हैं ये बनते हैं। फाइनल पैकेजिंग के बाद जो लाइजोसोम्स होते हैं ये गोल्जी बॉडीज से ही आते हैं। और जो लाइजोसोम्स होते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है वो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टार्ट हो जाता है, बट फाइनल पैकेजिंग इज डन इन द गोल्जी बॉडीज। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी लाइजोसोम्स। गोल्जी बॉडीज के फंक्शन की बात करें तो स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल, सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ये बनते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अट्रैक्टिव कलर ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोमोप्लास्ट। तो फ्लावर्स के जो अट्रैक्टिव कलर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, ब्यूटीफुल कलर्स, दे आर बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट ऑर्गेनेल जो सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ब्राइट कलर्स और डल कलर्स आर फिक्स्ड इन द जेनेटिक्स ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर के जेनेटिक में ही ब्राइट कलर्स और डल कलर्स फिक्स्ड रहते हैं। इन अ प्लांट, इफ अ प्लांट नीड्स टू रिप्रोड्यूस with the help of birds and the bees, the genetics will make the flowers have bright colors to attract the animals. तो animals को attract, अगर कोई ऐसा फ्लावर है जो बर्ड्स या फिर बीज के वजह से रिप्रोड्यूस करता है, तो उस केस में जो फ्लावर हो उसको उसकी अट्रैक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होती है। अगर वो सुंदर दिखेगा तो बीज एंड बर्ड्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर सर्टेनली, और इसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो फ्लावर्स में हो पाएगा। तो तभी फ्लावर्स के लिए जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो काफ़ी नेसेसरी होता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर और कलरलेस प्लास्टिड होता है, ये आपने ध्यान में रखना है ल्यूकोप्लास्ट। इसके अलावा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एक कलर्ड प्लास्टिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो विच सेल ऑर्गेनल और which is known as the energy currency of the cell।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एटीपी। तो हमने डिस्कस किया था एटीपी विच इज सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल इज referred to be the energy currency of the cell. ATP, adenosine triphosphate, is the full form of ATP. ATP is commonly referred to as the energy currency of the cell as it provides readily releasable energy in the bond between the second and the third phosphate groups के बीच का जो bond होता है वो sudden energy provide करता है to the cell. Next question, chromosomes are made up of. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए और प्रोटीन के मिक्सचर से बना होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए स्टैंड्स फॉर deoxyribonucleic acid. A chromosome is made up of proteins and DNA organized into genes. Each cell normally contains 23 pairs of chromosomes, यानी total human body में 46 chromosomes होते हैं, 23 pairs होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है, 23n, where n is 2. So next question देख लेते हैं. This structure of the plant cell in non-living is known as. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है किसी भी सेल का। तो किसी भी सेल का जो नॉन लिविंग पार्ट होता है वो होता है सेल वॉल। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेड अप ऑफ सेलुलोज, जिसका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, जो क्या था C5H10O5 whole n. C6H10O5 whole n was the formula of cellulose. जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है ये और जो सेलुलोज होता है इट इज़ वेरी टफ रिजिड दैट सराउंड्स सम टाइप ऑफ सेल्स, ये आपने ध्यान में रखना है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज। तो ऐसे सेल्स जिनमें सेल वॉल नहीं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट इज द नेम गिवन टू द सेल्स which do not have cell walls. So the correct option is B, which is protoplast. The plant cell devoid of cell wall, devoid मतलब जिसमें ना हो, absent of जहाँ पे absent हो cell wall is called as the protoplast of the cell. Next question, which cell organelle is known as the suicide bag of the cell? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइजोसोम्स आर एन इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल। तो यूकैरियोटिक एनिमल सेल में लाइजोसोम्स पाए जाते हैं ड्यू टू देयर पेकुलियर फंक्शन। पेकुलियर मतलब एक डिफरेंट फंक्शन। दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इनका डिफरेंट फंक्शन होता है क्योंकि लाइजोसोम्स जितनी भी क्योंकि लाइजोसोम्स ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जितने भी जो फॉरेनर स्पीसीज अगर उनको दिखे, फॉरेनर पार्टिकल्स दिखे, फॉरेन पार्टिकल्स दिखें तो वो उनको अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सेल। तो सेल को कहा जाता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी जो नेसेसरी होती है फॉर लिविंग, बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो एक सिंगल सेल से बने होते हैं एंड जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो धीरे धीरे डिवीजन ऑफ सेल टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली एक कंप्लीट ह्यूमन बींग बनते हैं हैविंग multi cells in their bodies. The cell is recognized as a structural and the fundamental unit of life. Next question, lysosomes are produced by which of the following cell organelles? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लाइसोसोम्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। फाइनल पैकेजिंग कहाँ पे होती है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। सो दे आर प्रोड्यूस बाय द गोल्जी बॉडी। द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स विद एंडोजाइम्स प्रोड्यूस द लाइसोसोम्स। तो बेसिकली बनते लाइसोसोम्स ER में हैं बट इनकी फाइनल पैकेजिंग गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होती है। तो अल्टीमेटली जो आंसर हम कंसिडर करेंगे दैट लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो ऑप्शन C will be the correct answer for this question. Next question, which of the following cell organelle is responsible for transporting, modifying and packaging proteins and lipids?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, क्योंकि पैकेजिंग यहाँ पे होती है एंड फिर ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स में डिवाइड होता है। मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स और द गोल्जी apparatus, also known as the Golgi complex, is a factory where the proteins from the ER are further processed and sorted before being transported to the final destination before। तो यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन तक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे पहले ये अच्छे से फॉर्म होते हैं। पैकेजिंग मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस, सीक्रेशन लाइसोसोम्स और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट कंटेन अ सेल वॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनिमल सेल। तो एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंजाई, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल्स रिक्वायर अ सेल वॉल बट एनिमल सेल्स डू नॉट, एज प्लांट्स रिक्वायर स्टिफ फ्रेमवर्क इन ऑर्डर टू ग्रो एंड आउट। तो जो प्लांट्स होते हैं उनको अपनी ग्रोथ के लिए स्टिफ फ्रेमवर्क यानी हार्ड फ्रेमवर्क चाहिए होता है, इसलिए उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एंड आर फ्लेक्सिबल। तो सेल मेम्ब्रेन्स जो होती है वो सारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है और ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होती हैं। प्लांट सेल्स ओनली हैव द शेप्स ऑफ देयर सेल वॉल्स बट एनिमल सेल्स कैन हैव वेराइटी ऑफ शेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जॉर्ज एमिल पेलेड। तो जॉर्ज एमिल पेलेड इज नोन एज द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, ये आपने ध्यान में रखना है। सो डॉक्टर जॉर्ज एमिल पेलेड, अ नोबल लॉरेट, इज नोन एज द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी फॉर हिज पायनियरिंग वर्क इन द सब्जेक्ट। तो इनका पिकूलियर इंपॉर्टेंट वर्क इन्होंने इस सब्जेक्ट में किया था, देयरफॉर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। ही वॉज अ पायनियर इन द यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन्होंने यूज किया था टू डिस्कवर द राइबोसोम्स एंड द सेक्रेटरी प्रोटीन एक्टिविटी इन इट, देयरफॉर ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम नॉर्मली बात करें हु इज नोन एज द फादर ऑफ सेल, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो फर्स्ट डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था, वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये आपने ध्यान में रखना है। और रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था इन द बार्क ऑफ ओक। तो ओक के बार्क में इन्होंने डिस्कवर किया था और ये जो ओक की स्पीसीज थी इसका नाम था क्वारकस सबस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि न्यूक्लियस में स्टोर्ड रहता है डीएनए। और हमने और भी ऐसे ऑर्गेनल्स डिस्कस किए थे जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट रहता है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बात करें डीएनए की, तो डीएनए कंटेन्स द ब्लूप्रिंट्स फॉर ऑल ऑफ द प्रोटीन्स इन आवर बॉडीज नीटली पैक्ड इन डबल हेलिक्स। तो डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर ब्लूप्रिंट्स फॉर ऑफ ऑल द प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर द टू प्रोसेसेस दैट टर्न डीएनए इनटू प्रोटीन्स। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो ऐसी प्रोसेस होती हैं जहाँ पे डीएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है एंड दे टेक प्लेस इन डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द सेल। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली जो डीएनए होता है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है और ट्रांसलेशन में जो आरएनए होता है वो बेसिकली प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सेलुलोज विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सेल वॉल इज डिफाइंड एज द नॉन लिविंग कंपोनेंट, ये भी डिस्कस किया है, कवरिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। इसकी कंपोजिशन इज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म एंड इज परमिएबल इन नेचर। So the cell wall separates the interior contents of the cell from the exterior environment से separate करती है cell wall. It also provides shape, support और protection to the cell provide करती है। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं तो इसे स्किप कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। बेसिकली हम एक तरीके से कह सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, ये आपने ध्यान में रखना है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।